मैं विवेक जी आपसे के पास आने से पहले एक चीज अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कई लोगों को ये सब नाम आते रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि इत्यादि। ये सब ऑफिशियली नहीं, ये सब आरएसएस के संगठन है, उनके उनके ही अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसको आप कह सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद का 1964 में फॉर्मली ये बना था, 1964 अगस्त में। और विश्व हिंदू परिषद का सब्सिडरी कह लीजिए, उसका एक नया वर्टिकल कह लीजिए, उसका संगठन है बजरंग दल। ये 1984 में बना था यूपी में। और इनके जब इनका आप देखेंगे ना ये किस लिए क्या क्या करते हैं, तो इसमें बड़े अच्छे काम होंगे कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, लोगों का उद्धार करेंगे इत्यादि इत्यादि। मैं विवेक जी मेन इस पे आने से पहले एक चीज दर्शकों को और बता दूं, आरएसएस की जब आप जाके कहीं भी आप देख लीजिए, आरएसएस ने हलफनामा दिया हुआ है इस देश में 1950 में, जब उसके ऊपर से बैन हटा, लिखित रूप से दिया है कि इस संगठन का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। ये इट इज अंडरटेकिंग, इट इज हलफनामा, इट इज एफिडेविट गिवन बाय देम। खैर विवेक जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये आपसे समझना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ का बहुत, तो हम लोग उसको बोलते हैं रॉयट्स, दंगे, जैसे 1900, और मैं उस बात को भी कह लूं जिसको कहने में कुछ लोगों को लगता है कि उसको क्यों कहें, 1984 में जो सिख दंगे बोलते हैं वो दंगे नहीं, हत्या थी। क्योंकि एक तरफ निर्दोष लोग थे और पुलिस, इसमें होता क्या है कि पुलिस थोड़ा सा विड्रॉ कर लेती है और उसके बाद जो एक ग्रुप होता है वो अपना काम जो करना होता है। गुजरात में जो भी हुआ था उस समय, और इसलिए लगता है कि 1984 और 2002 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 18 साल का अंतर था, लेकिन वहां पे भी क्या इसको शुद्ध रूप से दंगा था, या अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये हत्या के कैटेगरी में भी आएगा विवेक जी? और दूसरा प्रश्न यह है जो मूल प्रश्न है आज हमारी चर्चा का, कि राहुल गांधी को सजा और ये लोग निर्दोष, यही है गुजरात मॉडल। दोनों चीजों पे विवेक जी। अनम्यूट कर लीजिएगा विवेक जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी हाँ हो गया। आनंद जी, आपने आरएसएस का उल्लेख किया शुरू में, तो मैं ये बात बहुत सारे पैनल डिस्कशन में मैं कह चुका हूँ और मैं दोहराता हूँ उस बात को कि आरएसएस का जो मॉडल है, आरएसएस का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसका एक बहुत ही सरप्टिशियस फंक्शनिंग का मॉडल है। बहुत जिसको कहते हैं कि छुपे पद्धति से वो अपना काम करते हैं। उसमें ओपननेस नहीं है, क्लोज्ड एक आयरन कर्टन जैसी बात है। तो हमेशा आरएसएस के जो प्रमुख है वो अपने भाषणों में, मैं नागपुर में पूरी ऑलमोस्ट पूरा मेरा लाइफ नागपुर में आज तक गया है और आरएसएस को मैंने बहुत सालों तक कवर किया है और आरएसएस प्रमुख के जो स्पीचेस है वो भी कई साल मैं कवर करते आ रहा हूँ। उनके स्पीचेस का एक जो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी कोई रिपोर्ट नहीं करता, एक पता नहीं मतलब किसी के रिपोर्ट में वो पार्ट आता भी नहीं है, और मैं लेकिन उस बात को बहुत हमेशा ही मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं, चाहे विजयादशमी का स्पीच हो, चाहे फिर वो थर्ड ईयर ओटीसी का जो एक वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है वहाँ का स्पीच हो, एक बात हमेशा कहते हैं कि पर्टिकुलरली ये बात वो बहुत बार दोहरा रहे 2014 के बाद, जब से मतलब बीजेपी की सरकार अपने बलबूते पे पूरी तरह से अपने बलबूते पे आई है, उसके बाद से आरएसएस के प्रमुख के स्पीचेस है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट हमेशा ये रहा है कि सरकार जो है वो सरकार के अपने कुछ दायित्व है और सरकार अपना काम अपने तरीके से करते रहती है और अपने जो दायित्व को निभाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकार नहीं कर सकती और उसके लिए समाज को आगे आना होगा, वो सारे काम जो है वो समाज को करने होंगे। तो ये एक आरएसएस के थॉट प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब ये वो इस तरह के भाषण में जब इस तरह की बात कहते हैं तो किसी को लगता नहीं कि ये बहुत इसमें बहुत कुछ खास बात है या फिर बहुत अलार्मिंग कुछ है, लेकिन आप ध्यान से अगर उसको एनालाइज करेंगे तो जो कुछ भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनाएं करती है,
वो सारा जो है वो समाज को करने वाला काम जो आरएसएस के प्रमुख कहते हैं वो इस तरह का काम है। अब वो कहेंगे कि नहीं, समाज को करने वाले काम लेने, आदिवासियों में हमारा जो काम है वो, दलित बस्तियों में हम जो काम करते हैं वो, आप उसको इस तरह से क्यों लेते हैं? लेकिन आप जब सिर्फ इतना कह के बात को खत्म कर देते हैं कि समाज को करने वाले काम, इतना बोल के ही आप बात को खत्म करते हैं, आप उसको डिफाइन नहीं करते कि समाज को करने वाले क्या क्या काम है, आप डिफाइन नहीं करते। और क्या ऐसे कौन से काम है जो समाज ने नहीं करने चाहिए, आप जो काम करने चाहिए और नहीं कर, कुछ भी डिफाइन नहीं करते, आप उसको बहुत ही वेग टर्म्स में डिस्क्राइब करके छोड़ देते हैं। तो समाज को करने वाले काम ये है उस, तो गुजरात मॉडल ने इस आरएसएस के थॉट प्रोसेस को एक्चुअली प्रैक्टिस में उतारा है। मतलब जो काम सरकार दंगे नहीं कर सकती है ना, सरकार दंगे नहीं कर सकती, सरकार जो है वो किसी एक माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ करते हुए दिख नहीं सकती, तो फिर कौन करेगा? तो फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह की जो संस्था है, संघ से संलग्न जो संस्था है, वो इस तरह के कामों को अंजाम देंगी और सरकार जो है वो उसको सपोर्ट करेगी मतलब डायरेक्टली नहीं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, चुप्पी साध कर सरकार उसकी मदद करेगी। वही मॉडल अब हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से वो हिंदू क्या एकता रैली और कुछ इस तरह के जो रैलीज निकाली जा रही है, जो 50 के ऊपर अभी तक रैलीज निकाली गई, जिसमें लव जिहाद और लैंड जिहाद और तरह तरह के मुसलमानों के खिलाफ कुछ कैंपेन्स वो उन्होंने उठाए हैं और इसमें बहुत ही भड़काऊ तरीके के भाषण भी हो रहे हैं। तो ये जो समाज को करने वाले काम जो है वो ये है। और फिर भाई आपकी सरकार है, आप बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी उस समय बीजेपी की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी की सरकार है, तब जाकर हिंदू कैसे पीड़ित हो गया? आपकी जब सरकार होती है तब हिंदू पीड़ित कैसे होता है? तो इसका मतलब यह है कि हिंदू पीड़ित नहीं है, आपके सरकार का जो बल है वो इस तरह की संगठनों के पीछे लगा है और वो इस तरह की संगठनों को प्रोटेक्ट करके इनको जो मन में आए मनमानी करने का एक फ्रीडम इनको दिया जाता है। ये है बेसिकली गुजरात मॉडल। अब वो हर स्टेट में वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। नरोडा गांव का जो कुछ भी निर्णय आया है कोर्ट का, और उससे पहले गुजरात में बहुत सारे निर्णय हैं। रिसेंटली राहुल गांधी का आपने जैसे मेंशन किया, भाई जज जो है वो राहुल गांधी के केस वाली जो जज है वो किसी जमाने में हमारे अमित शाह जी के वकील थे, तो उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। उसके बाद जो जजमेंट में वो उदाहरण देते हैं जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वो रेप केस का उदाहरण देते हैं, वो मर्डर केस का उदाहरण देते हैं, वो करप्शन के केस का उदाहरण देते हैं, जब वो अपने सेंटेंस का जो लेंथ है 2 साल का उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसे केसेस का उदाहरण देते हैं जिसका राहुल गांधी के केस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से क्या कहेंगे कि पूरा विद्रूप स्वरूप एडमिनिस्ट्रेशन का हम देख रहे हैं। गुजरात में तो न्यायालय के स्तर पर जो हो रहा है वो अलग है। आप उससे भी आगे जाके अब उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है वो कोर्ट तक जाता ही नहीं है, वो तो पुलिस के लेवल पर ही मामले को खत्म कर देता है, यानी वहां कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो एक कदम और आगे है। तो इस तरह से कुल मिलाकर सरकार जो है वो अपने काम करते रहे, उसके साइड बाय साइड जो संघ से संलग्न जो भी संस्थाएं हैं उनको जो करना है मर्जी वो करे, इस तरह का फ्रीडम उनको दिया जाए। ये कुल मिलाकर संघ परिवार का इकोसिस्टम इस तरह से काम करता है। चाहे फिर वो अगर उनकी समाज सेवी संगठन भी है तो उसका जो CSR का सारा फंड जो है सारे कंपनियों का, वो सारा का सारा फंड जो है वो RSS की संगठनों को जाए, इस तरह की तजवीज की जाती है। तो ये सारा जोर जबरदस्ती से किया हुआ काम है जो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है और आने वाले समय में और वो तेज गति से आगे बढ़ेगा अगर 2024 में बीजेपी वापस सत्ता में आती है। तो ये है कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आनंद जी। विवेक साहब, मैं इसलिए फिर से आपके पास जा रहा हूं क्योंकि दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है, और ये चूंकि ऐसे दिन आया है हमारे 5 जवान मरे हैं और नीचे ही उसके लिखा हुआ है कि बिलावल टू अटेंड SCO मीट इन गोवा। एक तो दर्शक को यह भी बता दें, ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है
ये चीन द्वारा, चीन और रशिया के बीच का मूल रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस पीकिंग या बीजिंग जो भी है वहां पे है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज शायद चाइनीज या जो भी हुआ है। हम लोग इसमें बाद में किसी तरह से कुछ जुगाड़ करके घुसे हैं और उसकी मीटिंग हम लोग एक चीनी संस्था, मतलब चीनी जिसको ड्राइव कर रहे हैं, विच इज ड्रिवन बाय चाइनीज गवर्नमेंट, हम उस संस्था की मीटिंग गोवा में करा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके, उनको बुला रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो सार्क है उसकी मीटिंग हम नहीं होने दे रहे हैं नेपाल में, क्योंकि भाई अफगानिस्तान का उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं आना चाहिए, तालिबान। अरे भाई अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, लेकिन वहां पे हम स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, वो आ रहा है तो मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं विवेक जी, ये हमारा हमारा कुछ अजीब सा फॉरेन पॉलिसी भी नहीं हो गई, क्योंकि सारी चीजें उससे भी रिलेटेड है। विवेक जी। जी जी जी, सार्क सार्क का तो पहले से ही, मतलब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसी समय से सार्क को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इस तरह का एक स्टांस, इस तरह का पोस्चरिंग उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो शपथ विधि में उन्होंने सारे सार्क के जितने भी राष्ट्र प्रमुख है उनको बुलाया था, लेकिन बाद में इस तरह से एक भूमिका ली गई कि भाई सार्क जो है वो हमारे लिए कुछ फायदे वाली बात नहीं है, फिर सार्क के साथ, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब से मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से उनकी, पर्टिकुलरली जब गुजरात राइट्स हुए उसके बाद फिर बहुत सारे देशों में उनको वीज़ा नकार दिया गया, इंग्लैंड में वो जा नहीं पा रहे थे, यूएस में नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई थी और उस समय कई बार वो चीन जाते थे। और आज के जो हमारे परराष्ट्र मंत्री है वो वहाँ पर उस समय एम्बेसडर भी थे, तब से उनकी और मोदी जी की जो है जान पहचान है, नज़दीकियाँ उनकी भी है। तो चीन के साथ में जो कुछ संबंध मोदी जी का रहा, और इवन आरएसएस का भी है, क्योंकि आरएसएस के डेलीगेशंस चीन जाते रहे बहुत सालों से, जिसका नेतृत्व राम माधव करते थे। और उन्होंने ये ओपनली बताया भी कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था का अभ्यास करते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस व्यवस्था का वो अभ्यास करने जाते थे वो व्यवस्था सिंगल पार्टी सिस्टम को किस तरह से चलाया जाए देश में, इस शायद इसी चीज़ का वो अभ्यास वहाँ पर करते थे, ऐसी मेरी आशंका है। और दूसरा कुछ देखिए, ऐसा है, चाहे गोलवलकर जी की किताब में तो लिखा है कि हमारे देश के 3 प्रमुख शत्रु जो है वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और कम्युनिस्ट हैं। तो जिस देश में कम्युनिस्ट शासन हो, उस देश के साथ आपका इतना लगाव किस किस बात के लिए है? ज़रूर इसी बात के लिए है कि उसमें से हमें लेने लायक क्या है, हमारे फायदे का क्या है। तो उनके फायदे की एक ही बात है कि चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है, सिंगल पार्टी सिस्टम, वो किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से उसका काम चलता है। और जिस तरह का एजेंडा मोदी जी चला रहे हैं इस देश में, और जो कहते भी है बार बार कांग्रेस मुक्त भारत वो कहते हैं, और अभी तो वो सारे अपोजिशन के खिलाफ बात करने लगी, सारा का सारा अपोजिशन करप्ट है। तो वो अपने चाहने वालों के ऊपर और वोटर्स के ऊपर वो इस तरह का एक इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि देखिए, अगर इस देश के लिए कोई सोचने वाली पार्टी तो सिर्फ बीजेपी है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सोचने वाला कोई है तो मैं हूँ, और बाकी जो पार्टियां हैं वो सारी करप्ट है, और इस देश को इन पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक नैरेटिव वो बिल्डअप कर रहे हैं। कांग्रेस से निकलकर अब वो बाकी पार्टियों की तरफ भी इसी तरह का एक उनका एक मत जो है वो अपने वोटर्स के सामने ला रहे हैं। और वो सिंगल पार्टी सिस्टम किस तरह से देश में इम्प्लीमेंट हो, किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, बनाया जाए, इसकी सारी जो कोशिश है, इसका ट्रेनिंग शायद वो चाइना से, तो चाइना के साथ में। और जब चाइना हमारा बीच में जब हमारे 20 सैनिक वहाँ पर शहीद हुए, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई ना आया है ना कोई आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए वो शायद चाइना गए थे, वो चाइना के बॉर्डर के अंदर घुस गए थे और वहां पर वो वारदात हुई जिसमें वो शहीद हुए। तो ये हमारे सैनिकों का इतना इतना बड़ा अपमान आज तक तो किसी ने भी नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने तो सवाल ही नहीं, किसी आम नागरिक ने भी इतना बड़ा अपमान नहीं किया होगा। आप जब कहते हैं कि हमारे सीमा में कोई नहीं आया है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए
वो तो चाइना की सीमा में घुस गए थे और वहां जाकर फिर उनको चाइना के सैनिकों ने मार गिराया। इस तरह का इसका मतलब होता है। तो चाइना के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर एक हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा ही रहा है, उसका कारण बताया जाए। हमारे परराष्ट्र मंत्री कहते हैं नहीं जो बहुत ज्यादा ताकतवर है उसके खिलाफ किसी भी तरह की बात करना है कोई अकलमंदी का काम नहीं है। तो इस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये बनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ये बनी है कि जब रशिया जो है वो चाइना का ऑलमोस्ट एक सैटेलाइट जैसा बन गया है, वो पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है क्योंकि सारी दुनिया रशिया के खिलाफ है, तो वो सिर्फ चाइना पे निर्भर हो गया है। और जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे आर्म्स एम्युनिशंस के लिए और आज फ्यूल के लिए भी, फॉसिल फ्यूल के लिए भी रशिया पर निर्भर करते हैं, तो हमने यूक्रेन के बारे में स्टांस जो हमने लिया है वो बहुत ही जो हमारी परंपरा है अंतर्राष्ट्रीय शांतता के प्रति, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है, उसके खिलाफ है। तो रशिया जो है वो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए कि चाइना जो कहेगा वो रशिया करेगा। और चाइना अगर भारत के साथ कुछ इस तरह का काम करता है, जब अगर भारत के खिलाफ कुछ करता है तो वो रशिया हमारे साथ नहीं आ सकता। हमें देखना पड़ेगा वेस्ट की तरफ, हमें देखना पड़ेगा अमेरिका की तरफ। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने के बजाय आज हम चाइना के प्रति एक बहुत ही डरे सहमे देश का जैसा हमारा रूप बन गया है, और रशिया के प्रति हम केवल वहां पर हमको फ्यूल सस्ते में मिल रहा है इसलिए हम उस फ्यूल सस्ते में ले रहे हैं, और हम यूरोप को खरी सुना रहे हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा आज होना चाहिए, जिसके तरफ हमने देखना चाहिए, उसको हम खरी सुना रहे हैं। और उसका बहुत भक्त गणों में उस बात की बहुत प्रशंसा हो रही है कि देखिए हमारे परराष्ट्र मंत्री किस तरह से यूरोप को खरी सुना रहे हैं। तो ये जो कुल मिलाकर बहुत ही परवर्टेड एक फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका खामियाजा हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। चाइना के बारे में हमारा जो स्टांस है, और उसका अगर गोवा में आप कोई मीटिंग ले रहे हैं और वहां पर बिलावल भुट्टो आ रहे हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बचर ऑफ गुजरात कहा था, अब भाई आप क्रिकेट की टीम नहीं आने देते, जो जो अपॉलिटिकल काम है वो नहीं होने देते। और बिलावल भुट्टो जिन्होंने आपको बचर ऑफ गुजरात कहा, उनको इस देश में आने दे रहे हैं केवल इसलिए कि चाइना का कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मीटिंग गोवा में हो रहा है, तो आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब आप कैसे उनको आने दे रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है इससे बीजेपी बचेगी और बिल्कुल ब्रेजन आउट करेगी। ब्रेजन आउट करना ये उनके पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण टूल है, वो करते रहेंगे।